नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टी++ टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संपूर्ण आदिकाल से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों को करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो बच्चा बिल्कुल नया जुड़ा है, नए शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं टी++ की या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होगी। ये काफ़ी मददगार साबित होगी। हम उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि परीक्षा में बार बार इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास आदिकाल की। आदिकाल को हम कंप्लीट करने की, एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पुराने बच्चों की रिवीजन हो जाएंगी, जो नए बच्चे हैं वे भी हमारे साथ साथ धीरे धीरे हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं तो करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल कितने साहित्यकाल विभाजन में बांटा गया, तो इस प्रकार से हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल से संबंधित जो कथन कहे गए हैं उनको भी देखते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आदिकाल के नामकरण की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का जो नामकरण है वो चारण काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल नाम दिया है। राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने इन्हें आरंभिक काल का नाम दिया है। और बात करें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की तो वीर काल कहा है, ये ध्यान रखना है। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। राम कुमार वर्मा ने कहा है संधि काल एवं चारण काल। केवल चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और चारण काल और संधि काल नाम दिया है आदिकाल को राम कुमार वर्मा जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल, और रामचंद्र शुक्ल ने भी आदिकाल नाम को स्वीकार किया है क्योंकि इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। राम खेलावन पांडे ने कहा है संक्रमण काल, और गणपति चंद्रगुप्त जी ने कहा है प्रारंभिक काल एवं शून्य काल। रमाशंकर शुक्ल ने कहा है अंधकार काल एवं बाल्यावस्था का काल कहा है। बाल्यावस्था का काल और अंधकार काल जो अंधकाल कहा है किन्होंने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है अपभ्रंश काल। इस प्रकार से आदिकाल को जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ये हमने देख लिया। इस क्लास में भाई हम थोड़ी जल्दी तथ्यों को करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल डिटेल वाइज में एक एक टॉपिक को उठा करके आदिकाल को कंप्लीट करा चुकी हूँ। पीछे की क्लास में आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हो तो एक एक टॉपिक को आराम से समझ सकते हो। पिछली क्लास में जा करके मैं रिवीजन के तौर पर इस क्लास को आगे बढ़ा रही हूँ, तो देख सकते। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि आदिकाल अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग है। अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग किन्होंने माना है आदिकाल को? वो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आदिकाल अनिर्दिष्ट लोकवृत्ति प्रवृत्ति का युग किन्होंने माना है? तो वो माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद आदिकाल की समय सीमा की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो आदिकाल की समय सीमा वो है 643 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक मानी। रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक मानी, यानी कि 1050 ईस्वी से 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक किन्होंने मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विक्रमी संवत में पूछ लिया जाए तो भाई ईस्वी में आप 57 प्लस करके विक्रमी संवत बना सकते हो। किसी भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रामचंद्र शुक्ल ने तो इतनी मानी थी, इन्होंने ये ईस्वी में ये दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईस्वी में जब हम 57 वर्ष प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? विक्रमी संवत। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे।
डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक मानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक आदिकाल की समय सीमा मानी और गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी और मिस्र बंधुओं ने मानी है 643 ईस्वी से लेकर 1387 ईस्वी तक। सभी विद्वानों के द्वारा हमने आदिकाल के नामकरण और आदिकाल की समय सीमा को देख लिया। उसके बाद और अन्य तथ्य पर जब हम बात करें तो प्राकृत को की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने भी यही कथन कहा है। वैसे माना भी यही जाता है कि जब प्राकृत की अंतिम अवस्था थी वहीं से हमारा हिंदी साहित्य का जो है उदय शुरू हुआ था। हिंदी साहित्य का को लिखना आरंभ किया गया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है संवत 1350 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक के कुछ वर्षों तक माना जाता है। और राजा आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। जैसे लक्ष्य करके इस काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल या आदिकाल का नाम इन्होंने दिया है। वीर गाथा काल कहने का मतलब ये है, इन पंक्तियों का आशय ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया वो किस आधार पर दिया। उन्होंने जो है वीरता भरी जो रचनाएं लिखी गई जैसे कि रासो साहित्य जो लिखे गए उन्हीं को आधार मान करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अपभ्रंश नाम सबसे पहले जो देने वाले जो हैं अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम कहाँ मिलता है सबसे पहले, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहुसेन विक्रमी संवत 650 से पहले के जो रहे हैं उनके पिता को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। जो धारसेन के पिता है उन्हें जो है संस्कृत प्राकृत और प्राकृत तीनों भाषाओं का ज्ञान रहा है। तीनों का कवि उन्होंने माना है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल या हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? आदिकाल का पहला कवि या हिंदी का पहला कवि मानने वाले जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग कवियों को माना गया है। किस विद्वान ने किसको माना है ये हम देख लेते हैं। नामकरण हमने देख लिया आदिकाल का, आदिकाल की समय सीमा देख ली और अब देख लेते हैं आदिकाल के अंतर्गत हिंदी का पहला कवि कौन है। तो देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने मुंज या भोज को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज कवि को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है। मिश्र बंधुओं ने भी पुष्य या पुंड को माना है। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने दोनों ने पुष्य कवि या इसे पुष्पदंत कवि भी कह सकते हैं जो कि अपभ्रंश भाषा के 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत मिलते हैं हमें। आगे चलकर हम पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है जो कि ये भी अपभ्रंश के कवि रहे हैं 8वीं शताब्दी के। और बच्चन सिंह ने विद्यापति जी को माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। राहुल सांस्कृत्या ने सरहप्पा या सरहप्पाद को माना है। सरहप्पाद या राहुल भद्र या सरोजभद्र ये सरहप्पा के ही अन्य नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है ये देख लेते हैं। हिंदी की पहली रचना जो है सर्वाकाचार जो कि देवसेन द्वारा रचित सर्वाकाचार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। 1933 ईस्वी में इनका रचना काल रहा। आचार्य देवसेन की ये रचना है। जैन कवि है आचार्य देवसेन। भाषा रही इस रचना की अपभ्रंश पर प्रभावित।
पुरानी हिंदी और काव्य रूप रहा इस रचना का, मुक्तक काव्य रहा। एक प्रकार से यह एक उपदेशात्मक जो रचना रही। ये पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार की रचना रही है, तो आपको हर एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। एक एक टॉपिक को बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। आदिकालीन काव्य धाराओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि सीधा आशय ये है कि आदिकालीन साहित्य को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो आदिकाल के साहित्य को हम देख लेते हैं किस किस साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। रासो साहित्य पढ़ने को मिलेगा हमें आदिकाल में, जिसे हम चारण साहित्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो वीरता भरी रचनाएं जो लिखी गई हैं उन महाराजाओं के दरबार में रहते हुए जो कवियों ने उनके शौर्य का वर्णन इन रचनाओं के माध्यम से किया है, रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। और रास साहित्य या जैन साहित्य के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है हमारा सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, इसे हम शैव साहित्य भी कह सकते हैं। अब फिर आता है हमारा अपभ्रंश साहित्य, जिसमें कि हमें अपभ्रंश की रचनाएं देखने को मिलती है। अपभ्रंश के कवि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने बात की थी स्वयंभू, पुष्यदंत आदि कवियों को हम अपभ्रंश साहित्य में पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा लौकिक साहित्य, जिसमें कि हम विद्यापति की पदावली आदि पढ़ने को हमें मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और जो एक एक साहित्य के संबंध में बिल्कुल डिटेल से। रासो साहित्य चारण साहित्य के नाम से भी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या रहा है, वो रहा है विसलदेव रासो। वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम जो ग्रंथ रहा है वो विसलदेव रासो रहा है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से हुई। किस विद्वान द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, एक बार हम देख लेते हैं, सरसरी नज़रों से कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले इनको बार बार रिवीजन करते हुए अगर हम अपनी तैयारी को करेंगे तो ही हमारी अच्छी तैयारी होगी। क्योंकि जितनी बार हम तथ्यों को रिवाइज करेंगे उतना ही हमें अधिक याद रह पाएगा। एक बार पढ़ने से तो किसी को भी याद नहीं रहता। इसी उद्देश्य के आधार पर मैं जैसे जैसे आगे अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाती हूँ तो पीछे की क्लास को भी एक बार हम एक वीक में या मंथली या 15 दिन में एक बार अवश्य ही रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जितना हम पहले पढ़ चुके हैं उतना फिर से रिवाइज हम करते हुए चलेंगे तो ही हमारी तैयारी जो है अच्छी हो पाएगी। तो देख लेंगे। गारसा दातासी जो है, गारसा दातासी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, राजस्वेश यज्ञ से मानी है। जो कि उन्होंने जो गारसा दातासी का मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, एक ग्रंथ जिसमें इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान में उन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो जिस रचना को रासो नाम, पृथ्वीराज रासो का रासो नाम न देकर राजसूय यज्ञ उन्होंने कहा है। पृथ्वीराज रासो को नहीं भाई जी, पृथ्वीराज रासो को ही उन्होंने क्या कहा है, राजसूय, राजसूय यज्ञ के नाम से उन्होंने उस रचना के अंतर्गत बताया है, उनका वर्णन किया है। फिर बात आती है रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की रासायन शब्द से मानी है उत्पत्ति, और विसलदेव रासो के आधार पर उन्होंने ये जो है बताया है। विसलदेव रासो की रचना में उन्होंने रासायन शब्द को जो है का वर्णन किया है। फिर बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी। फिर दशरथ शर्मा ने जो है रासक से मानी। फिर नरोत्तम स्वामी ने भी रासक से मानी। माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक से मानी। गणपति चंद्र गुप्त ने भी रासक से मानी। और रहस्य से मानी है श्यामल दास ने। रहस्य से ही मानी है काशी प्रसाद जायसवाल ने। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो है वह भी रहस्य से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई। राजयश से मानी है विंदेश्वरी पाठक द्वारा और हरप्रसाद शास्त्री जी के द्वारा मानी गई है राजयश से। उसके बाद बात करें नंदुलारे वाजपेयी ने मानी है राज से, और
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मानी है राउस या रस से। फिर बात करते हैं प्रमुख रासो काव्य की। प्रमुख रासो काव्य के अंतर्गत कौन कौन से हमारे रासो ग्रंथ लिखे गए हैं देख लेते हैं एक बार। खुमान रासो दलपति विजय इनके रचनाकार रहे। इधर हमारी रचना है, इधर रचनाकार है, तो किस रचना के रचनाकार कौन रहे हैं तो ये देख लेते हैं, क्योंकि वही होते हैं कि निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। निरंतरता के साथ अगर आप अभ्यास करोगे तो अवश्य ही आपको सफलता भी मिलेगी। ये आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि हम अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। मन में इस भाव को निकालते हुए अपनी 100% देते हुए पूरी अपनी तैयारी में आप लगे रहो, तो आपको अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। देख लेते हैं खुमान रासो जो है दलपति विजय, विसल देव रासो जो है नरपति नाल्य, परमाल रासो के रचनाकार जगनिक, पृथ्वीराज रासो के रहे हैं चंद्रबरदाई, हमीर रासो के रहे हैं सारंगधर, विजयपाल रासो के रहे हैं नल सिंह, राम रासो के रहे हैं समय सुंदर, राणा रासो के रहे हैं दयाल कवि, रतन रासो के रहे हैं कुंभकर्ण, कुमारपाल रासो के रहे हैं देव प्रभुसुरी। उसके बाद कलियुग रासो के रहे हैं रसिक गोविंद, बुद्धि रासो के रहे हैं जलहन। इस प्रकार से हमने रासो ग्रंथ के रचनाकारों को भी देख लिया। फिर एक एक रासो ग्रंथ के संबंध में किस प्रकार से परीक्षा में तथ्य पूछे जाते हैं उनको भी हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो खुमान रासो जो है दलपति विजय जो इनके रचनाकार रहे हैं। खुमान रासो 9वीं शताब्दी को रासो साहित्य की पहली रचना माना जाता है। खुमान रासो को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम जय काव्य भी कहा है। किस रासो ग्रंथ को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो है खुमान रासो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। खुमान रासो में बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन इसमें पाया गया है, परंतु खुमान शासक का अत्यधिक वर्णन होने के कारण इसका नाम जो है खुमान रासो रखा गया। कहने का मतलब ये है कि खुमान रासो के अंतर्गत बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन इसमें मिला है, लेकिन खुमान रासो का जो है खुमान शासक का जो वर्णन इसमें अत्यधिक पाया गया है, इसीलिए इसका जो नाम है खुमान रासो रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चित्तौड़ में खुमान नाम से 3 शासक थे। कितने शासक थे चित्तौड़ में? खुमान नाम से 3 शासक थे, जिसमें कि खुमान द्वितीय का खुमान रासो में वर्णन मिलता है। अगर ये पूछ लिया जाए जो ये रचना है हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमें रासो साहित्य में देखने को मिलती है खुमान रासो रचना, तो वो किस खुमान रासो का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है? क्योंकि चित्तौड़ के में तो 3 खुमान रासो मिलते हैं, प्रथम खुमान, द्वितीय खुमान और तृतीय खुमान। इनका समय ये रहा है, तो द्वितीय खुमान का जिसका जो समय रहा है 870 ईस्वी से लेकर के 990 ईस्वी तक का जो समय रहा है, इनका वर्णन इसमें पाया जाता है, न कि प्रथम व द्वितीय खुमान का। ये आपको ध्यान रखना है, इनका नहीं पाया जाता। केवल द्वितीय खुमान रासो के आधार पर ही ये रचना लिखी गई। इसी खुमान रासो की वीरता का, इसी खुमान शासक की वीरता का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं। कौन से खुमान रासो की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है खुमान रासो ग्रंथ में, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय खुमान रासो का, द्वितीय खुमान शासक का। सॉरी भाई, बार बार रासो शब्द निकल रहा है। तो खुमान शासक के वीरता के वर्णन को ही आधार मान करके खुमान रासो ग्रंथ लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से नंबर के खुमान रासो का, खुमान शासक का? तो द्वितीय खुमान शासक का। बढ़ते हैं आगे। इनमें खुमान द्वितीय तथा बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण इसमें पाया जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 1-2 शब्द थोड़ा जल्दी बोलने से थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, तो आप थोड़ा सा ये है ध्यान कर लिया करो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो देख लेते हैं आगे। खुमान रासो में कुल जो है 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। खुमान रासो को हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, वो पूना संग्रहालय में
हमें मिलती है, रखी गई है। भाषा जो रही है इनकी राजस्थानी। खुमान रासों की भाषा पूछ ली जाती है, किस भाषा की रचना है खुमान रासो, तो उसकी भाषा जो है वो राजस्थानी भाषा रही है। छंद इसके अंतर्गत 5000 छंद हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा बिसल देव रासो। बिसल देव रासो के रचनाकार जो रही है नलपति नाल्य। रचना जो रही है 1555 ईस्वी से लेकर शुक्ल जी के अनुसार ये बताई गई है 1555 इसका रचना काल का जो समय रहा है। काव्य रूप रहा है मुक्तक। ये रचना रही है, ये रचना रही है श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। इसमें अजमेर के चौहान शासक बिसल देव के तृतीय बिसल देव का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। और खुमान के अंतर्गत हमने द्वितीय खुमान शासक का वर्णन देखने को मिला था, लेकिन बिसल देव रासो ग्रंथ के अंतर्गत बिसल देव तृतीय यानी कि इनका जो दूसरा नाम है विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। तथा इसमें मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का इसमें हमें वर्णन मिलता है। और इसमें अजमेर के चौहान शासक बिसल देव तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का इसमें चित्रण मिलता है। ये लाइन दोबारा आगे भाई पढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा वर्णन हमें इसी रचना में देखने को मिलता है, यानी कि बिसल देव रासों में ही हिंदी साहित्य के प्रथम 12 मासा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये कि हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन किस रचना में हमें देखने को मिलता है, तो बिसल देव रासों में। प्रथम खंड है बिसल देव रासो व राजमती के विवाह का वर्णन इसमें दिखाया गया है। जो बिसल देव में के जो है 4 खंडों में ये जो कथा कही गई लिखा गया। 4 खंड रखे गए किए गए इनके। कौन कौन से? प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। प्रथम खंड के अंतर्गत बिसल देव व राजमती के विवाह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। द्वितीय खंड में राजमती के किसी कथन से गुस्सा होकर बिसल देव के उड़ीसा चले जाने का वर्णन हमें मिलता है। प्रथम खंड में राजमती और बिसल देव के विवाह का वर्णन है, तो द्वितीय खंड के अंतर्गत राजमती जी ने ऐसा कुछ कथन कह दिया या व्यंग्य कस दिया बिसल देव को कि वह उसे रूठ करके उड़ीसा चले गए। फिर तृतीय खंड के अंतर्गत जो है राजमती के वियोग का वर्णन इसमें दिखाया गया है। जब बिसल देव जो है शासक वह वहाँ चले गए उड़ीसा रूठ करके। फिर तृतीय खंड में हमें क्या देखने को मिला? राजमती वहाँ पर अकेली रह गई, वहाँ पर उसके विरह योग का वर्णन हमें देखने को मिला है। फिर चतुर्थ खंड में हम देखते हैं कि भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाने तथा 20 उड़ीसा से वापस आना इसके बीच तथा ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा भाई बिसल देव के उड़ीसा से वापस आना, ये लाइन बनेगी। चौथे खंड में हमें क्या देखने को मिलेगा? चौथे खंड में हमें देखने को मिलेगा कि भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना और बिसल देव के उड़ीसा से वापस आना, यही दोनों के दोनों ये बातें हैं, ये हमें चौथे खंड में हमें देखने को मिलेगी। इधर से तो भोज परमार अपनी पुत्री को लेकर के जाते हैं, फिर बिसल देव भी उड़ीसा से वापस ही आ जाते हैं तथा इन दोनों का पुनर्मिलन का वर्णन भी इसी खंड में हमें देखने को मिलता है कि बिसल देव जो है फिर वहाँ पर बाद में जो है रानी राजमती को अपने राज्य में वापस ले आते हैं, फिर उनका पुनर्मिलन हो जाता है। इस प्रकार ये कथा जो है 4 खंडों में बांटी गई है, 4 खंडों में विभाजित है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव रासो को हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। क्या माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने? बिसल देव रासो को हिंदी साहित्य के वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना। किस ग्रंथ को माना है? बिसल देव रासो को। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
फिर है नरपति नाल्या ने इसे स्त्री रसायन भी कहा है। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने इसे रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना है। ये भी पूछ लिया जाता है। इन्होंने विसलदेव रासो को किस विद्वान ने जो है रासो साहित्य न मान करके एक रास साहित्य माना है, वो है भागीरथी मिश्र। और स्त्री रामायण के नाम से कौन सी रचना जानी जाती है, किस विद्वान ने कहा, तो ये है नरपति नाल्या ने माना है इसे। किसको? विसलदेव रासो को। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। सर्वप्रथम विसलदेव रासो का संपादन सत्यजीवन वर्मा ने विक्रमी संवत 2008 में नागरी पाषाण निकासी में किया। इसमें कुल 124 पद हैं। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित विसलदेव रासो में कुल 128 पद पाए जाते हैं। इसका कथानक 4 खंडों तथा 2000 चरणों में विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो ग्रंथ हमारा परमाल रासो। परमाल रासो की रचना की जगनिक ने। रचना काल का जो समय है वो रहा 1230 यानी कि 1073 ईस्वी। इस रचना में कालिंजर के शासक परमर्दी देव के 2 वीर सरदारों जो कि आल्ला और उद्दल 2 वीर योद्धाओं के वीरता का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। और वे 2 वीर जो योद्धा कौन रहे हैं, 2 वीर सरदार कौन रहे हैं, एक रहा है आल्ला और एक रहा है उद्दल। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो आल्यखंड भी रखा गया है। आल्यखंड नाम से भी जाना जाता है विसलदेव रासो ग्रंथ। तो देख लेते हैं थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। ये दोनों महोबा के राजा रहे हैं। महोबा के थे, राजा नहीं भाई, महोबा के सैनिक थे। ये रहने वाले कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश महोबा के। सर्वप्रथम जो है परमाल रासो का प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में आल्यखंड नाम से प्रकाशित कराया। जो आल्यखंड नाम से किन्होंने किया इनका प्रकाशन, वो रहे चार्ल्स इलियट, एक विदेशी विद्वान चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्यखंड नाम से परमाल रासो का प्रकाशन कराया। उसके बाद 1920 में श्याम सुंदर दास ने इसका परमाल रासो के नाम से नागरी पाषाणी सभा काशी से प्रकाशित कराया। फिर इसके पद बुंदेलखंड, महोबा व बेसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। जो ये आल्यखंड के जो हैं वर्षा ऋतु में इनकी वीरता के जो गीत गाए जाते हैं, वही जो है इसमें वर्णन मिलता है। उन्हीं गीतों का भी वर्णन इस रचना में हमें देखने को मिलता है परमाल रासो के अंतर्गत। इस रचना में बनाफरों की 12 लड़ाइयों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये भी पूछ लिया जाता है किस रचना में बनाफरों की 52 लड़ाइयों का भी वर्णन मिलता है। 12 नहीं, 52 लड़ाइयों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। वो है परमाल रासो। यह छत्तीसगढ़ी की उपबोली बनाफरी में रचित है और यह एक गेय मुक्तक काव्य है। गाए जाने वाला काव्य रहा है, यानी गेय मुक्तक काव्य। इसके बाद बात करें पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो जो है रचना काल रहा है चंद्रबरदाई। रचना का समय रहा है 1193 ईस्वी। कुल सर्ग रहे हैं इसमें 69। नायक पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहे हैं और अजमेर के चौहान रहे हैं। और जो नायिका रही है इनकी वो है संयोगिता। कई बार ये पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज रासो में नायिका कौन है, तो संयोगिता नायिका रही है। सबसे बड़ा सर्ग रहा है कनवज युद्ध। सबसे छोटा सर्ग पाया जाता है इसमें पद्मावती समय। कुल जो समय रहे है इसमें 69 समय रहे हैं, जो कि 61 सर्गों की रचना चंद्रबरदाई ने की है। और उसमें बचे हुए जो 8 सर्ग जो है उनकी रचना जो है उनके पुत्र जलहन ने पूरी किए हैं। ये भी पूछ लिया जाता है जो पृथ्वीराज रासो के जो बाद में जो बचे हुए सर्ग रहे हैं वे किन्होंने उसे पूरा किया, तो उनके पुत्र जलहन ने। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें कर्नल जेम्स टाड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1830 में दी गई। इस रचना
की जो जानकारी है जेम्स कर्नल टाड ने दी है। इसके माध्यम से अपनी जो रचना है उनकी या ग्रंथ है या एक पुस्तक है, के माध्यम से उन्होंने राजस्थान में 1829 ईस्वी में इन्होंने इसकी जानकारी दी है। सबसे पहले किस रचना की? पृथ्वीराज रासो की। उसके बाद बात करें वर्तमान में इनके 4 संस्करण रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वृहद रूपांतरण संस्करण जिसमें कि कुल 16,306 छंद है। फिर मध्यम रूपांतरण संस्करण फिर कुल 7,000 छंद पाए जाते हैं और लघु रूपांतरण में 3500 छंद पाए जाते हैं और लघुतम रूपांतरण में जो है 1300 छंद पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें डॉक्टर दशरथ वर्मा ने लघु रूपांतरण को मूल पृथ्वीराज रासो माना है। किस विद्वान ने उनके लघुतम रूपांतरण को मूल पृथ्वीराज रासो माना है? वे रहे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। फिर बात करें छप्पे चंद बरदाई का प्रिय छंद रहा है। कौन सा छंद प्रिय रहा है चंद बरदाई जी का? वो रहा है छप्पे। छप्पे जो है चंद बरदाई जी का, जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, उनका प्रिय छंद रहा है। इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद बरदाई को छप्पे का बादशाह भी कहा है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो है पृथ्वीराज रासो। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? वे है चंद बरदाई। शुक्ल के अनुसार माने गए हैं भाई ये। कहीं आप अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, तो शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी का प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को माना और प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना गया। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और प्रमुख जो है कवित, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। इसलिए जो है पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे छंदों का अजायब घर भी कहा है। सॉरी भाई, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं आएगा, राम कुमार वर्मा आएगा शायद। राम कुमार वर्मा ने किसने जो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब, सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गई है बहुत बड़ी, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक कहा है, ये ठीक लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं हम। रचना पृथ्वीराज रासो, अभी थोड़ा ध्यान आया है। पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं हम। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसी प्रकार से हमें परीक्षा में भी कन्फ्यूजन हो जाती है, घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है, छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? जो कि केशवदास की रामचंद्रिका जो रचना है उसे हम छंदों का अजायब घर कहते हैं। और किसके द्वारा कहा गया? वो कहा गया राम कुमार वर्मा के द्वारा रामचंद्रिका रचना को छंद, क्योंकि अत्यधिक छंदों का प्रयोग इस रचना में हुआ है। केशव की जो रचना है जो भक्ति काल के अंतर्गत, हमें रीतिकाल के भक्ति काल में भी शामिल है केशवदास जी और रीतिकाल के भी कवि माने जाते हैं। उनकी रचना जो है रामचंद्रिका, उसमें उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा और राम कुमार वर्मा ने भी कहा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। तथा काव्य शास्त्र का अजायब घर रामचरितमानस को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। काव्य शास्त्र का अजायब घर किस रचना को कहा गया? रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी की रचना है। और किन्होंने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये मैंने साथ ही यहाँ पर नोट करके दे दिए थे, मैंने नोट पे अभी ध्यान नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको माफ़ी चाहूँगी। देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे और अन्य तथ्यों की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पूरा का पूरा ग्रंथ क्या है? जाली। जो ये पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूरा ग्रंथ ये कहा है कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ एक प्रकार का जाली ग्रंथ है। नरोत्तम स्वामी जी ने इन्हें एक मुक्तक काव्य माना है।
और गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे विशाल घटनाकोश माना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है विशाल घटनाकोश पृथ्वीराज रासो को किन्होंने माना है, स्वाभाविक विकास महाकाव्य किन्होंने माना है, मुक्तक काव्य किन्होंने माना है। इस प्रकार से आप लोग हर एक विद्वान के अनुसार उनके पृथ्वीराज रासो के संबंध में तथ्य को देख सकते हो, क्योंकि इन्हीं तथ्यों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता पर भी हमें संदेह होता है, मतभेद पाए जाते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। कोई विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानता है तो कोई अप्रमाणिक मानता है तो कोई इसे अर्धप्रमाणिक मानता है। पृथ्वीराज रासो को किस विद्वान द्वारा पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना गया, किस विद्वान द्वारा पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना गया और किन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक माना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक नहीं माना या प्रमाणिक नहीं माना। इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आएंगे। तो जिस प्रकार हम जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाता है, हम परीक्षा के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का भी अभ्यास करते हुए चल रहे हैं, ताकि हमारी जो तैयारी हिंदी की एक बिल्कुल हम हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सके। ऐसा कोई भी प्रश्न न आए हमारे सामने जो नहीं आएगा। तो देख लेते हैं किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना, अप्रमाणिक माना और अर्धप्रमाणिक माना। नहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको एक एक शब्दों में एक एक लाइन में प्रश्न छुपा हुआ होता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी अधिक बार आप रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। तो देख लेते हैं प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान रहे हैं वे रहे हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु जी और मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, फिर और कर्नल टाडी। इन 4 विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। उसके बाद अप्रमाणिक मानने वाले रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद जी और कविराज श्यामल, फिर है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। फिर बात करते हैं अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल है मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक माना है। यानी कि अर्धप्रमाणिक का मतलब होता है कि कुछ जो कथा है पृथ्वीराज रासो की, कुछ का तो प्रमाण हमें मिला हुआ है और कुछ का हमें प्रमाण हमें नहीं मिलता, यानी कि काल्पनिक है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य है उसके अंतर्गत, तो कुछ हमें काल्पनिक जो है कथा भी देखने को मिलती है। इसलिए पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। इन्हीं का नाम पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। जब हमें प्रश्न देखने को मिले हैं तो किस विद्वान ने निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक माना, तो हजारी प्रसाद का बिल्कुल आपको नाम ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, हमीर रासो की बात करते हैं। तो हमीर रासो के रचनाकार रहे हैं सारंगधर सूरी जो है हमीर रासो रचना के रचनाकार रहे हैं। वर्तमान में यह रचना उपलब्ध नहीं है और प्राकृत पैंगलों में सारंगधर ने कुछ पद मिले हैं और इन पदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना, इसकी मूल भाषा राजस्थान मानी है। इसके अस्तित्व की कल्पना किन्होंने की है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। इस रचना में रणथोर के शासक हमीर देव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य के जो युद्ध हुआ था, उन दोनों के बीच जो शासकों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उसका चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो से हिंदी से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। किस रचना से जो है अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? वो मानी गई है हमीर रासो से ही हिंदी अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी जाती है। किस विद्वान द्वारा मानी गई है? वो माने गए हैं रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। फिर बात करते हैं विजयपाल रासो की। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह रही है। रचना रही है 16वीं शताब्दी
कुल प्राप्त छंद रहे हैं 42। इसमें करौली के राजा विजयपाल एवं पंग देश के राजा के मध्य युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासो साहित्य में जगह नहीं दी है। उसके बाद बात करते हैं हम रासो साहित्य के बाद हमारा आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की जब हम बात करें तो बौद्ध साहित्य के नाम से भी सिद्ध साहित्य जाना जाता है। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। महायान भी दो भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन से? सहजयान और वज्रयान। सहजयानी जो है नाथ कहलाए और वज्रयानी सिद्ध कहलाए। मैं आपको अच्छे से समझा सकी हूँ बिल्कुल डिटेल से। आदिकाल में बौद्ध धर्म के महान आदिकाल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के वज्रयानी कवियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा उसे हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। समय काल रहा 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी। प्रमुख केंद्र रहे श्री पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम, बिहार आदि जो ये हैं इनके प्रमुख केंद्र रहे। कौन कौन से? श्री पर्वत, तक्षशिला, नालंदा और असम और बिहार। उसके बाद बात करें सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण भी प्राप्त था। सिद्ध बाद में मुसलमान आक्रमणकारियों से परेशान होकर नेपाल, भूटान व तिब्बत चले गए। सिद्ध के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिश्वरी ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी में मैथिली ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है, किस रचनाकार द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ, किस शताब्दी में है और किस भाषा में रहा। ये आपको बिल्कुल एक एक तथ्य को आराम से ध्यान से समझते हुए करना है। सिद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी सबसे पहले राहुल सांसकर्ताय ने हिंदी काव्य धारा में 1935 ईस्वी में दी। राहुल सांसकर्ताय ने सिद्ध साहित्य का आरंभ जो है सरहप्पा से माना। इसका जो समय है 1769 ईस्वी के लगभग माना जाता है। राहुल सांसकर्ताय ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। किस विद्वान ने सरहप्पा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो वो माना है राहुल सांसकर्तायन जी ने। राहुल सांसकर्तायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई। सिद्ध जो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों में गिने जाते हैं वे उन सिद्ध साहित्यों का जो नाम है उनमें आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन, जालंधरपा, चरपटनाथ और गोरखनाथ। जो सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं ये वे विद्वान रहे, वे कवि रहे हैं। और देख लेते हैं सिद्धों में कुल जो है 4 महिलाएं भी शामिल थी। वे 4 महिलाओं के नाम जो है लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनक लापा और मेखलापा, जो ये 4 महिलाएं भी गिनी जाती हैं। फिर है उलटबासियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्धों से ही प्राप्त होता है जो कि हमें कबीरदास की उलटबासियों में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें मुनिदत्त व अद्यवर्ज्य जिन्होंने सिद्धों की भाषा को शांध्य भाषा नाम दिया है। मुनिदत्त विजय ने सिद्धों की भाषा को क्या नाम दिया है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है तो शांध्य भाषा नाम दिया है। हरप्रसाद शास्त्री इनकी भाषा को आलो आंधारी नाम से कहते हैं कि आलो आंधारी नाम किन्होंने दिया है सिद्धों की भाषा को? हरप्रसाद शास्त्री जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से की तथा उनकी वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी में बोधगान और दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में किया गया। सिद्धों का कालक्रम जो है सरहप्पा, लुइप्पा, सबरप्पा, कणप्पा, डोमिप्पा आदि देख लेते हैं। उसके बाद सरहप्पा जो है राहुल सांसकर्ताय ने इनका जो कालक्रम है 1369 ईस्वी में माना। इनका जो समय है 1369 ईस्वी माना। और डॉक्टर V.R. भट्टाचार्य जी ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि भी माना है। राहुल सांसकर्ताय ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका मूल नाम जो है राहुल भद्र तथा इन्हें सरोज वज्र तथा सहोरुद्र वज्र, पदम वज्र, सरोज भद्र आदि के नामों से भी जाना जाता है।
उसके बाद बात करें हम सरहप्पा सिद्ध के पुराने कवि होने के कारण इन्हें आदि सिद्ध भी कहा जाता है। सरहप्पा को जो सिद्धों में सबसे पहला कवि का माना गया, इसलिए सबसे पुराने कवि होने के कारण इन्हें आदि का मतलब होता है सबसे पहले, शुरुआती होना, आरंभ होना। तो ये जो कवि है वो है सरहप्पा। फिर बात करें डॉक्टर बच्चन की, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किन में दिखाई देता है? सरहप्पा में। सरहप्पा पाल शासक धर्मपाल के समकालीन रहे हैं। इन्होंने कुल जो है 32 ग्रंथ लिखे गए, जिसमें प्रमुख ग्रंथ रहा है दोहा कोश। उसके बाद दोहा कोश में सरहप्पा, तिलोप्पा, कण्हप्पा के दोहे संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है और राहुल सांसकर्ता ने ये हरिभद्र नाम जो है बौद्ध दार्शनिक के शिष्य रहे हैं। उसके बाद सरहप्पा इनके शिष्य माने जाते हैं। जो राहुल सांसकर्ता जो है हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के शिष्य रहे हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि राहुल सांसकर्ता जी के गुरु का क्या नाम है? सरहप्पा के इनके शिष्य रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सरहप्पा किनके शिष्य रहे हैं? अभी हमने पढ़ा था किसके संबंध में, जो है सबरपा किसके शिष्य रहे हैं? अभी हमने पढ़ा था सरहप्पा, जो सिद्धों में पहले सिद्ध माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि भी माने गए हैं। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है। तो राहुल सांसकर्ता ने सरहप्पा को माना है। तो सरहप्पा जो है वो सबरपा के गुरु रही है, यानी सबरपा ने, जो सरहप्पा का शिष्य कौन रहा है? सबरपा। ये आपको ध्यान रखना है। सरहप्पा के बाद नाम आता है सबरपा का। सबरपा के संबंध में जब हम पढ़ेंगे तो इनका जन्म जो है क्षेत्रीय वंश में हुआ। सरहप्पा इनके गुरु रहे हैं। यह राजा धर्मपाल के समकालीन कवियों में है। यह भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन राजा धर्मपाल के समकालीन कवियों में शामिल नहीं है या है? तो कई कवि रहे हैं जो राजा धर्मपाल के समकालीन कवियों में शामिल रहे हैं तथा विक्रमशिला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। कौन प्रधानाचार्य थे विक्रमशिला में? वे रहे हैं कवि सबरपा। पढ़ते हैं आगे। सबरपा की जब हम रचना देखते हैं तो रचनाओं के बारे में जब बात करते हैं तो चार्या पद इनकी रचना है, जिसमें आचरण संबंधों 106 पद, दोहा, छंद, मुक्तक आदि प्रकार की ये रचना रही है। इसके बाद चार्या पद एक प्रकार का गीत है, जिसमें सामान्यतः अनुष्ठानों के समय को गाया गया है। उसके बाद महामुद्रा वज्र गीति भी इनकी रचना है। सबरपा की एक साधनात्मक रचना रही है। फिर वज्र योगिनी साधना इनकी रचना है। कई बार पूछ ली जाती है वज्र योगिनी साधना किनकी रचना है? तो वो है सबरपा की। लुइपा की बात करें तो समय रहा है 773 ईस्वी। इनके गुरु का नाम रहा है सबरपा। और जैसे सरहप्पा का जो शिष्य रहा है वो रहा है सबरपा, और सबरपा का शिष्य रहा है लुइपा। इस प्रकार से सीरीज चलती है। तो क्रम वाइज भी अगर लगाने को दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। 84 सिद्धों में लुइपा का जो स्थान रहा है वो प्रथम रहा है। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ है। यह धर्मपाल के समकालीन रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि सबरपा भी जो है धर्मपाल शासक के समकालीन रहे हैं, और लुइपा भी, दोनों कवि धर्मपाल शासक के समकालीन माने जाते हैं। और सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि भी कौन रहे हैं? लुइपा सिद्धों में ऐसे कवि रहे हैं जिन्हें हम सिद्धों में सबसे रहस्यवादी कवि कहते हैं। तो वो है लुइपा। डॉक्टर नगेंद्र ने साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में से सबसे ऊंचे स्थान लुइपा को माना है। सबसे ऊंचे स्थान पर किसे माना है डॉक्टर नगेंद्र ने साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में? वो है लुइपा। और कण्हप्पा ने अपनी रचना चार्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जो रचना जो है कण्हप्पा की, वो लुइपा गीति का
सॉरी भाई, इसकी लुइपा की रचना जो है लुइपा गीतिका 240 पदों में है। और लुइपा साधना में इतने ऊंचे कवि है कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उसके मंत्री डोंगीपा के शिष्य हो गए थे। जैसे कि बात करते हैं हम कणहप्पा की। कणहप्पा जो 110 विक्रमी संवत इनका समय रहा। राम कुमार वर्मा ने माना है 110 विक्रमी संवत इनका जो समय 110 नहीं भाई 810। आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी वो हो जाती है गड़बड़, तो देख लेते हैं ध्यान से। 810 विक्रमी संवत जो इनका राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका समय माना गया, किनका, कणहप्पा का। और 820 ईस्वी जो है राहुल सांस्कृतायन, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने इनका समय माना है। मूल नाम इनका रहा है करणप्पा कृष्णप्पा। जन्म जो है कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ है और कणहप्पा बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु मानते थे। ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कणहप्पा के गुरु कौन है, तो कणहप्पा के गुरु कौन है, जलंधरप्पा। ये आपको ध्यान रखना है, गुरु जलंधरप्पा। कुल इनकी रचनाएं है 74, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मानी गई है और 32 मानी गई है राहुल सांस्कृतायन जी के अनुसार। उसके बाद काव्य कला की दृष्टि से कणहप्पा सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। चार्या विनिश्चय 355 छंद है इसमें और कणहप्पा गीतिका जो है इनकी रचना रही है। सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं इन्हीं के द्वारा की गई। ये भी पूछ लिया जाता है सिद्धों में सबसे अधिक रचनाएं किस कवि के द्वारा की गई, तो वो है कणहप्पा। ये महाराजा देवपाल के समकालीन रहे हैं। राहुल सांस्कृतायन ने कणहप्पा पांडित्य और कविता के बेजोड़ कवि बताए हैं। फिर बात आती है डोंबिप्पा की। डोंबिप्पा एक ही नाम है। 1840 ईस्वी, जन्म मगध के क्षेत्रीय वंश में हुआ। गुरु रही है वीणप्पा। कुल रचना रही है 21। डोंबी गीतिका जो है अक्सर वियोगदेश और योगचार्य इनकी प्रमुख रचना रही है। तो कई बार पूछी जाती है योगचार्य निम्नलिखित में से किस सिद्ध कवि की रही है, तो डोंबिप्पा की ध्यान रखनी है आपको। फिर आती है कुरीप्पा। तो ये कुरीप्पा जो है 897 ईस्वी के विक्रमी संवत के कवि रही है। गुरु रही है चरपटिया है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, चरपटिया। उसके बाद है कुल रचनाएं जो है 16 उपलब्ध नहीं है इनकी, और अन्य रचनाएं जो है उपलब्ध नहीं है अभी तक। फिर आता है हमारा नाथ साहित्य और हमारा जो है बच जाता है नाथ साहित्य, राज साहित्य, फिर विद्यापति और अमीर खुसरो। इनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और मैराथन क्लास के अनुसार ही हमने आज की क्लास रखी है। तो हम 2 मैराथन क्लास लेकर के, थोड़ी लंबी क्लास लेकर के आदिकाल को कंप्लीट कर लेंगे। फिर जितने भी हमारे जो आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे अभ्यास के तौर पर भी, उनको भी हम करते हुए बीच बीच में अपनी क्लास को भी, जो कंटेंट की क्लास हमारी चली हुई है भक्ति काल का हमारा जो है कीर्तन काव्य धारा बचा हुआ है, तो हम उसको भी शुरू करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी को हम बिल्कुल पिछली जितना भी हमने पढ़ा हुआ है रिवीजन करते हुए आगे बढ़ाएंगे, ताकि आप परीक्षा तक बार बार रिवीजन कर सको और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सको। इसी से आपकी जो है अच्छी तैयारी हो पाएगी। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।